નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા. સેનાની શૌર્ય ગાથામાં વધુ એક સોનેરી પીછું ઉમેરાયું છે. ભારતીય સેનાએ ચીનને કેવી રીતે માત આપી, સાંભળીએ સુપર એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યુ લેફ્ટનન્ટ જનરલ YK જોશી પાસેથી, જેઓ નોર્ધન કમાન્ડના આર્મી कमांडर છે. हम आपके साथ लद्दाख से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हैं नॉर्दर्न आर्मी कमांडर देश के जनरल YK जोशी. जनरल जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. सबसे पहले तो आप हमको समझाइए कि पैंगोंग त्सो में जो ये पूरा डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है, ये कैसा चल रहा है, कहां तक पहुंचा है? ओके श्रेया, ये जो पैंगोंग त्सो इलाके में डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है, ये 10 फरवरी को शुरू हुआ है और आज तक मतलब एज ऑन टुडे बिल्कुल स्मूथली कंडक्ट किया जा रहा है. दोनों आर्मीज अपना अपना काम कर रही हैं और निभा रही हैं. हमने ये डिसाइड किया था कि ये जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है ये हम 4 स्टेप में करेंगे. और स्टेप 1 में जो हमारे बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जो ए व्हीकल्स हैं, टैंक्स हैं, वो दोनों डिसएंगेज होंगे, जो कि हो चुके हैं और दोनों तरफ ने अपना अपना मतलब हिस्सा किया है और इसको निभाया है. स्टेप 2 और स्टेप 3 में जो हमारी इन्फेंट्री है, जो नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक के ऊपर डिप्लॉयड है, वो डिसएंगेज होनी है. और स्टेप 4 जो आखिरी स्टेप है, उसमें जो हमारी कैलाश रेंज के ऊपर जो हमारे ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, रजांगला और सिंगला पास के ऊपर, वो डिसएंगेज करेंगे. और ये हर स्टेप के बीच में हम पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं और शाम के टाइम दोनों को एक दूसरे को यकीन दिलाते हैं कि दोनों ने अपना अपना हिस्सा सही तरीके से कर लिया है. अगर किसी को कोई डाउट होता है और वो कार्रवाई करते हैं, फिर हम अगले स्टेप के ऊपर या अगले दिन की कार्रवाई शुरू करते हैं. सर, 9 महीने का स्टैंड ऑफ रहा है, आपको उम्मीद थी कि ये सारी कार्रवाई जो है ये इतनी झटपट हो जाएगी? उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन जो भारतीय फौज ने कार्रवाई की 29-30 अगस्त को, जो हमने डोमिनेटिंग हाइट्स ऑक्यूपाई की रजांगला, शिनला, कैलाश रेंज के ऊपर, साउथ बैंक पे, नॉर्थ बैंक के ऊपर, तो उसकी वजह से एक्चुअली ये पूरा एक टर्निंग पॉइंट था, जिसकी वजह से जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, चाइनीज आर्मी है, वो वापस टेबल के ऊपर आई और हमारे साथ नेगोशिएट किया और फिर ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस अभी शुरू हो गया है. चलिए, 2 सवाल, थोड़े जो कंसर्न्स हैं और काफी पॉलिटिकली बातें चल रही हैं, तो वो अगर आप उनका जवाब दें अच्छा रहेगा. सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि नॉर्थ बैंक में भारत ने अपनी जमीन छोड़ दी. हमारी क्लेम लाइन 8 है, हम 3 पे पहुंच गए हैं. बफर जोन हमने अपनी ही टेरिटरी पे बना दिया है और अपनी ही टेरिटरी पे अब हम पेट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे. तो इस बात में सच्चाई कितनी है? ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है. यू नो, हमने ये एग्री किया है और जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइनीज आर्मी ऑलरेडी कर रही है कि चाइनीज जो हमारे क्लेम लाइन है वो फिंगर 8 तक है और PLA क्लेम लाइन फिंगर 4 तक है. लेकिन हमने उनको ये फोर्स किया है कि जो जितनी भी उनकी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच में, जो अप्रैल में वो आए थे, मई में, तो वो फिंगर 8 के पीछे चले जाएंगे, यानी कि हमारी क्लेम लाइन से पीछे चले जाएंगे. दूसरा, फिंगर 4 और फिंगर 8 के इलाके में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया है, उन्होंने जो बंकर बनाए हैं, जो उनके टेंटेज हैं, उनके ट्रेंचेज हैं, उनके हेलीपैड्स हैं और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने पिछले 10 महीनों में वहाँ बनाया है, उसको पूरा वो वापस रिस्टोर कर देंगे. उसमें से काफ़ी कुछ हो गया है, काफ़ी कुछ अभी चल रहा है, जो हम मॉनिटर कर रहे हैं. हमारे UAVs एयर में हैं, कंटिन्यूसली हम उनको देख रहे हैं और वो पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और फिंगर 8 के पीछे चले जाएंगे. और तीसरा कि फिंगर 8 के इस तरफ, यानी कि जो हमारा क्लेम्ड इलाका है, उसमें वो कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई उनकी पेट्रोल नहीं आएगी, कोई उनकी मिलिट्री या सिविल एक्टिविटी कोई भी नहीं होगी. इंक्लूडिंग जो उनका क्लेम लाइन है फिंगर 4 तक, वहां तक भी वो नहीं आएंगे. तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी जीत है. चलिए, ये बात तो हुई नॉर्थ बैंक की. अब बात करते हैं साउथ बैंक की. यहाँ पे हमारे पास टैक्टिकल एडवांटेज था. आपने बात की कि 29-30 ऑफ अगस्त को हमने वो टैक्टिकल हाइट्स ले ली और उसकी वजह से चाइनीज पे बहुत प्रेशर पड़ा. अब सवाल ये है कि अगर इतना हमारे पास टैक्टिकल एडवांटेज है, तो हम इतनी आसानी से उसको क्यों जाने दे रहे हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम नीचे आए और वो ऊपर चढ़ गए? नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट हुआ है, जो 9th को कमांडर लेवल फ्लैग मीटिंग हुआ है, कि जो इलाके हम दोनों साइड्स अभी खाली कर रहे हैं वो दोबारा रीऑक्यूपाई नहीं किए जाएंगे. दूसरा, ये जो हमने टैक्टिकल एडवांटेज गेन किया था, जो हमने क्विड प्रोको एक्शन हमने लॉन्च किए थे और रजांगला शिनला को ऑक्यूपाई किया था, ये एक पर्पज के साथ था, टू गिव अस अ लीवरेज टू प्रोसीड फर्दर इन द नेगोशिएशन एंड गो अहेड विद अ डिसएंगेजमेंट इन दैट एरिया ऑफ द नॉर्थ बैंक, जहाँ पे हमें थोड़ा डिसएडवांटेज था, और वो पर्पज हमारा अचीव हो गया है. इसी की वजह से ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस अभी शुरू हुआ है. अब इस लीवरेज को लेकर हम पूरा बाउंड्री इशू तो रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ये हमको समझना चाहिए. जिस पर्पज के लिए वो किया गया
वो हम उसको हमको सक्सेस मिल गया है। अभी हमने माना है कि जैसे ही डिसएंगेजमेंट हो जाता है उसके 48 घंटे के अंदर अंदर हम 10वां को कमांडर लेवल फ्लैग मीटिंग करेंगे। और जो बाकी इश्यूज हैं जो कि इतने वॉलेटाइल नहीं है, यहाँ पे सिचुएशन इतनी खराब नहीं है, यहाँ पे ट्रुप्स आईबॉल टू आईबॉल नहीं बैठे हैं, उनको बैठ के नेगोशिएट करेंगे और उनको रिजॉल्व करेंगे। तो देप्सांग क्या सुलझ जाएगा? देप्सांग सुलझेगा, हाँ। पर हमको ये समझना चाहिए कि देप्सांग का इस प्रेजेंट सिचुएशन से कोई लिंक नहीं है। नंबर एक, ये एक लेगेसी इशू है, ये इट इज प्रीडेटेड। जब मैं 2020 में यहाँ पे था तब से देप्सांग इशू एक फ्लैश पॉइंट था। दूसरा, ये जो इलाका है यहाँ पर जो डिफरिंग परसेप्शंस है LAC का वो सबसे ज्यादा है। तीसरा, यहाँ पर इतनी ज्यादा फोर्सेस इतनी डिप्लॉयड नहीं है आमने सामने, और सिचुएशन वॉलेटाइल नहीं है। ये बहुत ही डायनेमिक सिचुएशन है। जब हमारी पेट्रोल आती हैं वो हमको हमारी क्लेम लाइन तक नहीं जाने देता है, जब उनकी पेट्रोल आती है हम उनको उनकी क्लेम लाइन तक जाने देते हैं। तो ये सिचुएशन इज वेरी वेरी डायनेमिक। तो हमने ये एग्री किया है कि हम इस को कमांडर लेवल फ्लैग मीटिंग के बाद जो भी नेक्स्ट हमारी 10वीं होगी उसमें हम इस इशू को भी बातचीत करेंगे और डिसाइड करेंगे कैसे इसको रिजॉल्व करना है। सर, आपने तो एक बड़ी जंग देख रखी है, कारगिल हीरो हैं आप, आपकी कहानियां हम सब ने सुनी है। आपको किसी समय पे लगा था कि पिछले ये जो 9 महीने गए हैं इसमें जंग छिड़ सकती है चीन के साथ? कुछ ऐसा समय आया था क्या? हाँ, कई एक ऐसी सिचुएशंस आई थी जो कि बहुत ही चैलेंजिंग थी, बहुत ही टेंस मोमेंट्स थे। 29-30 को जब हमने रजांगला शिमला की हाइट ऑक्यूपाई की तो न केवल हमारी इन्फेंट्री बल्कि हमारी आर्मर्ड टैंक्स, हमारे BMP जो मैक फोर्सेस हैं, उन्होंने भी इस इलाके को पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था। और ये इलाके में हमने टोटल सरप्राइज अचीव किया था। मतलब उनको, जो चाइनीज आर्मी थे, उनको बिल्कुल पता ही लगने दिया और हम उनके ऊपर आकर बैठ गए। अब वो चाहते थे कि वो वापस आकर इस इलाके के ऊपर खुद हमारे सामने आकर बैठ सके, पर हमारे लिए उस वक्त गलवान हो चुका था। हमारी रेड लाइंस जो थी वो ड्रॉ हो चुकी थी, हमको बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया गया था। तो हमको ये मंजूर नहीं था कि उनके टैंक आकर हमारे सामने आए। तो इस सिचुएशन में 31 की रात को जब हमारे ऊपर, हम टैंक के ऊपर बैठे थे, हम टोटली डिप्लॉयड थे और वो अपने टैंक्स लेकर ऊपर आ रहा था, तो जो हमारा टैंक का गनर था या जो हमारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वाला अपने टेलीस्कोप से PLA के टैंक को आता हुआ देख रहा था, उसके लिए तो बहुत आसान था कि वो ट्रिगर दबा देता। उसको उसके लिए ट्रेन किया गया है, लेकिन वो ट्रिगर को ना दबाना, उसके लिए बहुत ही आपको बहादुरी, बहुत ही करेज, बहुत ही डिटर्मिनेशन चाहिए, जो कि हमारे सोल्जर्स ने ग्राउंड पे दिखाई और हम इस सिचुएशन को, इस वॉर को एक्चुअली उस दिन अवॉइड कर सके। आपने गलवान की बात की, अभी तक भारतीय सेना ने हमें ये नहीं बताया, एस्टिमेशन आपके पास है कि गलवान में चीन के कितने सैनिक मारे गए? कुछ बता सकते हैं आप उसके बारे में हमें? हाँ, तो मैं इसको गेस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि जब ये सिचुएशन हुई तो हमारे जो OPs थे ऊपर बैठे हुए ऑब्जर्व कर रहे थे सिचुएशन को, उन्होंने देखा कि कई एक जो चाइनीज आर्मी की कैजुअलिटीज को उठा के ले जाया जा रहा था, 50 से ऊपर थी, पर वो फेटल थी कि इंजर्ड थे, ये मैं नहीं कह सकता। तो मैं कोई फिगर पे उंगली नहीं रखूंगा, लेकिन काफ़ी उनकी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। और हाल ही में आपको पता है कि द रशियन एजेंसी है तास, उन्होंने एक फिगर 45 चाइनीज आर्मी की कैजुअलिटीज़ बताई है। तो आई थिंक दैट कुड बी अ गुड फिगर टू गो बाय। उससे ज्यादा भी हो सकता है? ज़्यादा भी हो सकती हैं, एब्सोल्युटली। मेरा आखिरी सवाल, इस समय आपको सैनिक देश के सेना के सैनिक तो देख ही रहे होंगे, उनके परिवार भी देख रहे होंगे, आप उनसे कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, जो लोग इन पहाड़ों में डटे रहे? एक अग्रेसिव बुली था हमारे सामने, फिर माशाल्लाह माहौल, वेदर जो था वो भी बहुत खास नहीं था, -45 -50 डिग्रीज में रहे हैं, उनसे और उनके परिवारों से आप कुछ कहना चाहेंगे? तो मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि हमें ये जो सक्सेस मिला है, ये जो जीत मिली है, जिससे कि हमने स्टेटस को एंटे को रिस्टोर कर रहे हैं और चाइनीज आर्मी वापस बिना कुछ हासिल किए डिसएंगेज करके वापस जा रही है, ये मुमकिन हो पाया है केवल जो हमारा सोल्जर है, जो हमारे जूनियर लीडर्स हैं, हमारे JCOs हैं, कंपनी कमांडर्स हैं, यंग COs हैं, उनकी बहादुरी, उनकी ग्रिट, उनकी डिटर्मिनेशन की वजह से एक तो चाइनीज आर्मी, दूसरा जो हाई एल्टीट्यूड एरिया इलाका है, टेम्परेचर -40 डिग्री टेम्परेचर, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये सक्सेस हमको केवल उनकी बहादुरी के कारण हम अचीव कर पाए हैं, और जो उनकी फैमिलीज अपने जवानों को सपोर्ट किया इस सिचुएशन में, तो ऑल द क्रेडिट गोज टू देम। जितेंद्र जोशी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, थैंक यू। श्योर।
હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે. આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે. ન્યૂઝ હેડલાઇનના